हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर रखी होगी आपने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और आपने पूरे जोश के साथ में बार बार अपने संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो अब हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए पेपर का पैटर्न लेके आए हैं और यह जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है 2023-24 का, इसी के अनुरूप आने वाला है। हम इसकी आपको गारंटी दे रहे हैं कि यह जो पेपर आने वाला है 100% इसी के अनुरूप आने वाला है। पेपर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। पेपर जो है आपका फिजिक्स का जो पेपर है उसका समय रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 3.25 घंटे और पूर्णांक रहने वाला है 70 पूर्णांक रहेगा। इसमें सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक भार है वह उसके सामने दिया गया है और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें आंतरिक विकल्प भी मौजूद रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने। ए सदिश ए के परिमाण एवं इसके घटकों ए एक्स एवं ए वाई के मध्य संबंध। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपको सदिश वाले चैप्टर में करवाया है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख के जरूर जाएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किस तरीके से हमें हल करना है। सेकंड क्वेश्चन, शून्य सदिश का गुण नहीं है। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आंसर जो होने वाला है वह आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है शून्य सदिश का गुण नहीं है। तो शून्य सदिश का गुण मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? देखो ए में यदि जीरो जोड़ेंगे तो वो क्या आना चाहिए? जीरो जोड़ने पे तो क्या आएगा? ए आएगा। ये शून्य सदिश का गुण नहीं है। शून्य सदिश का मीनिंग है कि उसका परिमाण कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? जीरो। देखो किसी भी सदिश को शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी हमारे पास में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब ये हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक जो है वेक्टर हमारे पास में पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव, और दोनों का परिमाण कितना आ जाए? जीरो आ जाए। तो ये भी क्या हो सकता है? शून्य सदिश। तो यहाँ पर शून्य सदिश का गुण ये वाला नहीं है। ताक्षणिक शक्ति P बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों एफ डॉट वी। यहाँ पर यानी कि बल एवं वेग का अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर एफ डॉट में वी, देखो एफ डॉट पी बराबर एफ डॉट वी। अब आपको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी ऑप्शंस को देखिए और उनमें से ये सोचिए कि हम तीन को किस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जैसे हम तीन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ओनली वन जो आंसर है या वन जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास में पार्ट बचेगा वही उसका क्या बनने वाला है? राइट आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पर P बराबर एफ वी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है घूर्णन गतिज ऊर्जा के जड़त्व आघूर्ण ओमेगा के मध्य संबंध क्या होता है? अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कोणीय L इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है? आई ओमेगा होता है। और L इजकल टू कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एम वी आर होता है। अब V इजकल टू कितना होता है? ओमेगा आर होता है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, V इजकल टू ओमेगा आर। देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, V इजकल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये आई एम आर स्क्वायर, ये मेरे प्यारे दोस्तों एक मिनट, इसमें अच्छा गतिज ऊर्जा दे रखा है। अरे यार दोस्तों, गतिज ऊर्जा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 एम इंटू में वी स्क्वायर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 एम तो एम रहेगा और वी का कितना हो जाता है? ओमेगा आर। वी इजकल टू कितना होता है? ओमेगा आर। वी इजकल टू ओमेगा आर। तो यहाँ से हम ओमेगा एम इजकल टू ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा? आर स्क्वायर। अब देखो एम और आर स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों, आई बना दें, ये कितना बन गया हमारे पास में? के। और जब के बन जाता है तो इसको हमने क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया भी था, यदि ओमेगा इजकल टू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है तो आई इजकल टू कितना बन जाता है? 2k बन जाता है। आई इजकल टू 2k। अब यहाँ पर देखो मान रख के देखो, तो इसका मान एम और इसको क्या कर देंगे? आई बनेगा। तो आई ओमेगा स्क्वायर के इजकल टू 1/2, के इजकल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, के इजकल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बन रहा है।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, लंबवत अक्ष पर में देखो मैंने बताया था आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, तो यहाँ पर देखिए आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई कौन सा ऑप्शन बना रहा है? अच्छा, ये ऑप्शन बन रहा है, पहला ही ऑप्शन बन रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि आई जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप देखते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी से छोड़े गए पिंड का पलायन वेग कितना होगा? √2g आर ही होता है, तो √2g आर ही होता है। सरल आवर्त गति में जो ऊर्जा होती है, कौन सी गति? सरल आवर्त गति में ऊर्जा कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ka²। सरल आवर्त गति में ये भी आपको देखना है, ½ ka² होता है सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हमारे पास है बेलन के फलकों के सापेक्ष अब ये अपरूपण होती है विकृति, कौन सी कहाँ है? अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों ये। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है प्रयुक्त बल लंबवत दिशा में होने पर, अब देखो लंबवत दिशा में होने पर क्या कहलाती है? पार्श्विक कहलाती है। इसको अनुप्रस्थ भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाती है? पार्श्विक भी कहलाती है। अगर उसी दिशा में है तो अनुदैर्ध्य कहलाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? पार्श्विक या लंबवत है। इसी को मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, प्रकृति में मूल बलों की प्रबलता को बढ़ते हुए क्रम में, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे जो वीक बल होता है वो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बाद में होता है नाभिकीय बल, फिर विद्युत बल होता है, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे प्रबल होता है प्रबल नाभिकीय बल। भौतिक राशि का एसआई मात्रक, भौतिक राशि बल का एसआई मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बार कहा है? न्यूटन होता है। और इसका विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। हमने, अगर आपने अभी तक हमारी विमीय वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार कृपया करके उसको देख के विजिट करके जरूर आए। m1 L1 T-2 इसकी विमा हो जाती है। माध्य, निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि। निरपेक्ष का मतलब केवल उसी के अंदर, और आपेक्षिक त्रुटि का मतलब हो जाता है रिलेटिव के, यानी कि रेस्पेक्ट में। पथ लंबाई और विस्थापन में दो अंतर। पथ लंबाई को दूरी कहा जाता है, विस्थापन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। स्थैतिक और गतिज घर्षण के नियम मेरे प्यारे दोस्तों, स्थैतिक मीन्स होता है स्टेबिलिटी, और गतिज में क्या हो जाती है? बॉडी मूव होने लगती है, यानी कि मोशन के अंदर आ जाती है। किस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है? स्थितिज ऊर्जा ½ kx² होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 kx² होता है स्थितिज ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का देखो, संरक्षित एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरे प्यारे दोस्तों ऊर्जा ऑलवेज भी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे हमने किसी पावर प्लांट से विद्युत यानी कि पानी को इकट्ठा करके हम बिजली बना रहे हैं, तो पानी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। उस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसको हाई वेलोसिटी से, यानी कि कौन सी आ गई? गतिज ऊर्जा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ में जब किसी टरबाइन पर इम्पैक्ट कराया जाता है तो वहाँ से यांत्रिक ऊर्जा बनती है। फिर यांत्रिक ऊर्जा से जब यंत्र घूमता है यानी कि टरबाइन घूमता है तो जनरेटर की सहायता से बिजली बनती है, वह बिजली हमारे घरों तक पहुँचते। इसी तरीके से ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। यंग गुणांक का सूत्र स्थापित मेरे प्यारे दोस्तों, यंग गुणांक यानी कि आयतन क्या नाम है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? समानुपाती होता है। एक समान त्वरण में गतिमान वस्तु के संबंधित समीकरण, तो प्यारे दोस्तों गति के समीकरण 3 होते हैं। v बराबर u प्लस में कितना होता है? 80 होता है। सेकंड हमारे पास s बराबर, और थर्ड होता है v² इजकल टू। तो तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। एक दे रखा है हमें स्थिति सदिश वाले कण का T1 वेग के सापेक्ष, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको T1 वेग एवं त्वरण का परिमाण ज्ञात करें। देखो r दे रखा है, तो r का मतलब विस्थापन सदिश। एक बार इसका मेरे प्यारे दोस्तों अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो आ जाता है वेग, और टी जहाँ बचेगा वहाँ पर 1 रख देंगे। इसी तरीके से सेकंड टाइम जब इसका हम एक बार फिर से अवकलन करेंगे यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर से तो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों वेग, और वेग में परिवर्तन की दर से क्या आ जाता है? त्वरण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका एक बार अवकलन और करने पे क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेपर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20।
न्यूटन की गति के नियम का कथन दीजिए। अब हम इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से है मेरे प्यारे दोस्तों। वो तो बाद में आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चन किस तरीके से। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का कथन। अब देखो न्यूटन गति का द्वितीय नियम का कथन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना। फादर बराबर क्या आती है, माँ बनती है एफ बराबर एम ए। इसको निकालने से पहले आपको संवेग पता होना चाहिए, और संवेग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पी बराबर एम वी होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एम द्रव्यमान के किसी भी वस्तु को वी वेलोसिटी से क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसके अंदर संवेग डेवलप हो जाता है, सै प्लस वेग यानी कि वेग के साथ। तो इस वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। यह सेकंड स्टेटमेंट है। वेग में संवेग में परिवर्तन की दर मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो ये डी पी अपॉन में डी टी संवेग में परिवर्तन की दर। तो जहाँ से निकल के आता है, जैसे ही हम पी का मान एम वी रखते हैं तो यहाँ से एफ बराबर एम ए आ जाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मीन होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट मीन्स किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, और स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी कि लाइक द अमाउंट ऑफ, यानी कि 1 मोल। मोलर है तो 1 मोल अमाउंट के लिए निश्चित क्वांटिटी कितना ले लिया, 1 मोल का टेम्परेचर है। यदि 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट होता है, उसी को मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, धारिता का मतलब है धारण करने से है, यानी कि 1 मोल पदार्थ है, उसका तापमान 1 डिग्री राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोलर है तो मोल में लिया जाएगा, और यदि हमारे पास बेसिक यदि विशिष्ट ऊष्माधारिता है तो वहाँ पर 1 किलोग्राम अमाउंट को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के ताप में 1 डिग्री वृद्धि कर दे, इट मीन्स 14.5 टू 15.5 डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि बाई 1 डिग्री राइज कर दे। एक परमाणु गैस के लिए नियत आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता CV एवं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता CP और रुद्धोष्म निष्पत्ति परिकलन की। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक परमाणविक गैस है, हम जानते हैं एक परमाणविक गैस में F का जो मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, F बराबर कितना आता है 3। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है कि जो गैस का अणु है वो कितनी निश्चित, यानी कि फ्री टू मूव, यानी कि डिग्री ऑफ रैंडम मोशन, यानी कितनी दिशाओं में गति कर सकता है। तो ये हमारे पास में वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों, और गामा इजकल टू जो वैल्यू होता है 1 प्लस में कितना आता है 2 अपॉन में F, और यहाँ से हम किसका मान निकाल देते हैं, गामा, यानी कि रुद्धोष्म निष्पत्ति गुणांक जिसे कहा जाता है गामा, और ये गामा जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों CP अपॉन में कितना आता है CV। तो CP ऑलवेज भी ग्रेटर देन CV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापीय प्रक्रम, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का सूत्र। अब देखो आदर्श गैस के समतापीय, इसमें हमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, T बराबर कितना हो जाता है C। तो जब T बराबर C होता है तो हमारा आइडियल गैस समीकरण होता है PV इजकल टू RT। 1 मोल के लिए बात करेंगे तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो PV भी क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, PV बाई C के बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर किया गया कार्य निकालना। अब देखो जब समतापीय प्रक्रम होता है तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनल एनर्जी होता है, तो DU इजकल टू कितना हो जाता है 0, और जो कार्य निकल के आता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कार्य जो होता है, कार्य का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों DW, यानी कि W ले लेते हैं, W इजकल टू P1 V1, और लॉग यहाँ पर आता है V2 अपॉन में V1। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या आप निकाल सकते हैं। देखना एक बार ज़रूर, नोट्स को ज़रूर पढ़ना है आपको। रैखिक आयतन को परिभाषित कीजिए। रैखिक एवं आयतन प्रसार गुणांक को मेरे प्यारे दोस्तों, रैखिक आयतन गुणांक और ये वाला जो प्रसार, रैखिक का मतलब होता है लीनियर, यानी कि 1 डायमेंशनल होता है, आयतन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि केवल एक दिशा में क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसार हो रहा है। और ये गामा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। तो ये तीनों के तीनों, ये होता है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल क्षेत्रफल, और ये होता है आयतन, यानी कि एक ये तो होता है केवल और केवल लाइन में, ये होता है वस्तु के क्षेत्रफल में, और ये होता है उसके संपूर्ण आयतन में परिवर्तन। इनके अल्फा अनुपात बीटा अनुपात क्या होता है गामा,
और मेरे प्यारे दोस्तों इनका अनुपात होता है 1:2:3। तो आपको ये बात समझ में आएगी। मनदेय संबंध स्थापित करना है तो मैंने संबंध स्थापित करना आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्न को परिभाषित पृष्ठ तनाव क्या होता है? यानी कि जब कोई भी दो सतह, ऐसी सतह यानी कि जो कोई भी द्रव की सतह वायु के संपर्क में आती है तो पृष्ठ के ऊपर तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने पृष्ठ के यानी कि आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी करने का प्रयास करती है। तो वो जो तनाव उत्पन्न होता है उसे मेरे प्यारे दोस्तों सरफेस टेंशन कहा जाता है, यानी कि मिनिमाइज द सरफेस एरिया। जैसे हमारे जो बारिश की बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण, कौन सा फैक्टर है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट, पृष्ठीय ऊर्जा भी वही है मेरे प्यारे दोस्तों, एक पृष्ठीय ऊर्जा होती है मेरे प्यारे दोस्तों E/A, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे पास में सरफेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो कार्य किया जाता है, रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो जितने एरिया को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वह पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। शांता होता है रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो भी किसी द्रव के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है वह कारक मेरे प्यारे दोस्तों शांता कहलाता है। संपर्क कोण क्या होता है? वाटर का, मरकरी का, इनका जो सरफेस होती है जिस बॉडी के साथ में, यानी कि कैपिलरी एक्शन के दौरान ये मेरे प्यारे दोस्तों संपर्क कोण काम आता है। यानी कि मरकरी, पानी और गिलास और ये क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, चांदी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में सरफेस है ये, इसमें हमें पानी की ड्रॉप डाली तो ये पानी की ड्रॉप अच्छे से ऐसे फैल जाती है। तो देखो इसके मध्य और ये सतह के मध्य क्या बनता है? यहाँ पर संपर्क कोण बनता है। तो संपर्क कोण मेरे प्यारे दोस्तों न्यून कोण होता है। जबकि यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की ड्रॉप कैसी हो जाती है? चपटे आकार में, ये चपटी। अब देखो चपटी ऐसे बनेगी तो ये हमारे पास सतह हो गई और ये मरकरी की ड्रॉप, सॉरी ये सतह हो गई और ये मरकरी की ड्रॉप। तो यहाँ पर एंगल बनता है लगभग 128 डिग्री और यहाँ पर बनता है पानी के मध्य 8 डिग्री। चांदी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री चांदी और शुद्ध पानी के लिए 90 डिग्री एंगल बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है व्यास के परित। देखो अब व्यास के परित क्या पूछा गया इसमें? वलय का व्यास के परित, खोखले बेलन की अक्ष के परित। देखो पहले निकाल लेते हैं। खोखले बेलन के अक्ष के परित होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। वृत्ताकार चकती का व्यास के परित पूछा है। अब देखो चकती ये है वलय, रिंग। रिंग का मेरे प्यारे दोस्तों mr²/2 बनेगा। एक सेकंड, इसको ठोस गोले का कर देते हैं, 2/5 होता है। ठोस गोले का 2/5 होता है, ये लगा दिया। छड़ का 1/12 होता है, तो छड़ का हमने क्या कर दिया ये क्वेश्चन? अच्छा 1 2 3 3, अरे ये मेरे प्यारे दोस्तों तभी कन्फ्यूज, 3 4 और ये होता है 5वां क्वेश्चन, ये होता है 1/12। अब देखो वलय का क्या होता है? अधिक होता है, तो वलय का तो मेरे प्यारे दोस्तों यही रहेगा। और वृत्ताकार शक्ति का व्यास के परित कितना हो जाता है? उसका भी आधा हो जाता है। ये मिलान कर लेना, याद रखना। वलय का व्यास के परित कितना होता है? mr² होता है। खोखले बेलन का अक्ष के परित मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाता है? mr²/2 हो जाता है। वृत्ताकार शक्ति का व्यास के परित जो वैल्यू बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों ml²/4 बनेगा। 1 मिनट, ओह शिट, थोड़ा सा 1 मिनट कन्फ्यूजन है मेरे प्यारे दोस्तों। बेलन, खोखले बेलन की अक्ष के परित, खोखला बेलन है तो उसके अक्ष के परित मेरे प्यारे दोस्तों, खोखले बेलन के अक्ष के परित जो वैल्यू है वलय, देखो इसका तो कहाँ गया? ठोस का मेरे प्यारे दोस्त, अरे सॉरी 1 मिनट प्यारे दोस्तों। देखो ठोस गोले का ऐसे जो आते हैं एक बार उनको लगाइए। ठोस गोले का हो गया 2/5। वृत्ताकार चकती का व्यास के परित mr²/2, ये ml², ये छड़ के अक्ष से गुजरती हुई ml/12।
ठोस वलय के व्यास के परित। ये क्वेश्चंस कुछ गलत डाउटफुल सा दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एक बार आप अवश्य देखना। देखो व्यास के परित जब निकालेंगे तो व्यास के परित जो मान निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू निकलेगा ये वाला, इसके लिए तो ये वाला मान बन जाएगा, ये बन गया। खोखले बेलन के अक्ष के परित, अब ये अक्ष के परित वाला जो क्वेश्चन है, ये अक्ष के परित है। ये खोखला, सॉरी वेरी गुड, खोखला बेलन है जो मेरे प्यारे दोस्तों रिंग की तरह बिहेव करता है, हमारी स्क्वायर बनेगा। और वृत्ताकार शक्ति का, वेरी गुड, सही है, तो ये बन गया ml स्क्वायर। लेकिन ये ml स्क्वायर फिर से इसमें वही गड़बड़ कर रहा है, mr होगा, r होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आपको या तो वो क्वेश्चन करना था या इनमें से रेखीय संवेग एवं कोणीय वेग में रिलेशन v इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों r कितना बनेगा, ओमेगा बनेगा, तो यह आप कर सकते हैं। रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग में रिलेशन L इजकल टू कितना बनेगा, r क्रॉस में p बनेगा, बहुत अच्छा। बल एवं बलागुण टॉ इजकल टू कितना बनेगा, r क्रॉस में कितना बनता है, f बनता है। बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग, तो ये टॉ इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों dl अपॉन में कितना बनता है, dt बनता है। बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण कोणीय संवेग में L इजकल टू, वेरी गुड, L इजकल टू कितना बनता है, ध्यान से सुनो, आई ओमेगा बनता है। या फिर जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में, सॉरी, टॉ इजकल टू क्या बनेगा, आई एल्फा, तो ये आई एल्फा वाला रिलेशन रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, जी से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की ओर प्रत्येक बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए जो वेग में परिवर्तन होता है, तो जी इजकल टू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। गहराई ऊंचाई के साथ आप संबंध बता सकते हैं, गहराई या ऊंचाई के साथ दोनों में ही गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट, केपलर के ग्रहों से गति से संबंधित तीनों नियम से विस्तार समझाइए। तो तीनों नियम होता है, प्रथम नियम होता है कक्षाओं का नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्षेत्रफल का, एवं तीसरा होता है आवर्तकाल का नियम। तीनों को डिटेल में आपको करना है। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य वे तरंग या ध्वनि तरंगों को भी अनुदैर्घ्य कहा जाता है। जो उनके वेव यानी कि कणों का जो कंपन है, वेव तरंग के प्रोपिगेशन की डायरेक्शन में ही होता है, तरंग संचरण की दिशा में ही होता है कंपन, तो अनुदैर्घ्य। अगर उनके लंबवत होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो अनुप्रस्थ होता है। तनित डोरी में आपको निकालना है, T/m होता है, यानी कि वेग है जो √T/m होता है, v ये निकाल सकते हो आप। चाल का सूत्र v बराबर √T/m। डॉपलर प्रभाव होता है, ये आभासी एक तरीके की आवृत्ति होती है जब दो ऑब्जर्वर और प्रेक्षक के मध्य क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, रिलेटिव जो मोशन होता है उसके कारण होता है। बट ये टॉपिक हमारे हटा दिया गया है, लास्ट ईयर तक था, तो हम इसको करेंगे नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन 28 है, सरल आवर्त गति करने वाले कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा का सूत्र। मैं जब आप उम्मीद करता हूँ गतिज ऊर्जा मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे आपको सरल आवर्त गति SHM का जो समीकरण है, SHM का समीकरण होता है y इजकल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी, और इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये पता हो गया होगा। इस तरीके से ये तो हो जाती है 1/2 स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 k इंटू में x स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू तो हमारे पास बन जाता है काइनेटिक, और ये बन जाती है पोटेंशियल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी T बराबर कितना बनता है, K प्लस में कितना बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, P बन जाता है। नेक्स्ट है इनका डेफिनेशन। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल। आवर्ती क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि निश्चित समय में दोलनों की संख्या। आयाम क्या होता है, महत्तम आयाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन।
यानी साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन। कला स्थिरांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको के इजकल टू वैल्यू आती है हमारे पास में 2 पाई/लैम्बडा। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति क्या होती है। अब ये सरल आवर्त गति होती है एक पर्टिकुलर या तोलनीय गति को, या जो भी हमारे पास में मोशन होता है जिसमें कंटिन्यूटी एक निश्चित आवर्त के बाद में वह अपनी गति को क्या करता हो, दोहराता हो, उसे सरल आवर्त गति कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेपर से कोई भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए। अगर इसी तरीके का पैटर्न आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप अपने एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देते हुए अच्छे अंक अर्जित करेंगे। और इसके बाद में आपको नई क्लास में जाने की हार्दिक शुभकामनाएं। 12th में 12th आपका बोर्ड रहेगा और आप अच्छे से मेहनत करते रहें और लगातार अभ्यास जारी रखेंगे तो आप एक दिन निश्चित सफलता को छुएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आपने अब तक बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, इस पेपर को एक बार फिर से अच्छे से होल्ड करके रिवाइज करते हुए इसके सभी क्वेश्चनों को देखिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए इसको रिवाइज करिए किस तरीके से कैसे क्वेश्चन बनेगा, और इसको एक बार खुद से इसके आंसर देने का प्रयास करें केवल पेपर देखते हुए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अभी CUET या BSc नर्सिंग जैसे कोर्सों के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आ रहे हैं अभी कुछ ही समय में। तो आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार अपडेट प्राप्त होती रहे। जैसे हम वीडियो डालें आपके पास सूचना पहुंच जाए। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।